नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे संविधान से संबंधित उसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 99 तक पढ़ने वाले हैं। बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 51वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। कहने से मतलब ये हो रहा है कि जो दल बदल विधेयक है हमारा वह किस अनुसूची से संबंधित है। तो वह संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अब कुल कितनी अनुसूचियां होती है संविधान में? तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 4 अनुसूचियां जुड़कर कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? 14 से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्यरत नहीं हो सकते हैं, तो यह कहा गया है अनुच्छेद 24 में। मैंने जब आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 23 और 24 बताए थे। तो अनुच्छेद 23 तो बात करता है बलात् श्रम की। किसकी? बलात् श्रम की और मानव व्यापार की बात करता है। जबकि जो 24वां अनुच्छेद है वह बात करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्यरत नहीं रखा जा सकता है। और यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो वायसराय का जो पद सृजित किया गया था वो था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का जो पद है उसे सृजित किया गया था। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, यह लाइन से हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वह स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? प्रस्तावना। और हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है और इसे भारत या इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है? तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन रहे थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो वह अनुच्छेद है 108। 108वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त बैठक को बुलाता है। अब बार बार एक प्रश्न भी आता है कि संयुक्त जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारे भारतीय संविधान के अंदर सर्वाधिक बातें कहाँ से ली गई है? तो वह ली गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? कहने का मतलब ये हो रहा है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश है वह किस समिति के द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। किसके द्वारा? LM सिंघवी की समिति के द्वारा, लक्ष्मी मल सिंघवी। और यह हमने हमारी पंचायती राज की वीडियो में ये टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसे किसने ऐसा कहा कि वह दासता का अधिकार पत्र है? तो वह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे BN राव। कौन थे? BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वह तैयार हो गया था और उसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। इसलिए इसे विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है?
तो मंत्रिमंडल जो शब्द है वह अनुच्छेद 352 में मिलता है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वह 26 जनवरी 1930 को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। और इसी तारीख को देखते हुए हमारा संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो हमारी शैक्षणिक जो संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा पर का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो वो हुई थी लाहौर के 1929 के अधिवेशन में। कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? जो मतदान करने की वर्तमान आयु है 18 वर्ष की, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो वह था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की उम्र है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य रहे थे? तो वह रहे थे मुंबई से। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कहीं पर यहाँ पर बंगाल लिखा हुआ है और कई किताबों के अंदर यहाँ पर मुंबई लिखा हुआ है, तो एक बार आप नज़र फेर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो डिज़ाइन है वह पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने ही भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था और इन्होंने ही संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है उसे संविधान की आत्मा भी कहा था। और यह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसे किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? जो दोनों सदन होते हैं उनको मिलाकर जो संयुक्त बैठक की जाती है वह किसके बुलाने पर की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के बुलाने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे 1951 और 1952 में। 1947 से लेकर 51 तक का जो टाइम पीरियड था उस समय जो देश का शासन है और यहाँ के जो प्रमुख पद है वह संविधान सभा के व्यक्तियों के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। और 1951-52 में भारत के अंदर प्रथम बार आम चुनाव हुए थे। नवीं अनुसूची का जो संबंध है वह नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो जो संविधान की नवीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? पहली बात तो जो संविधान की नवीं अनुसूची है वह भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से। और वह जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन में। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। ध्यान रखिएगा क्योंकि पहला संविधान संशोधन ही यही हुआ था। तो नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित और 1951 में जोड़ी गई। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? हमको पता है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें आज तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वह संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1976 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हम उत्तर पढ़ के आ चुके हैं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। अनुच्छेद 23 किसकी बात करता है? तो वह बात करता है बलात् श्रम की। और अनुच्छेद 24 बात करता है मुख्य रूप से कि कारखानों में बच्चों के नियोजन से संबंधित। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में मान्यता मिली थी? तो वह 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो वह था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को देखते हुए उसके बाद में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो भारत था उसे सीधा क्राउन के अंडर में ले लिया गया था और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया था। और 1858 में ही वायसराय का जो पद था
उसे सृजित किया गया। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा जो समिति होती है संसद की, उसमें कितने और कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अंदर कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें से 15 जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। और अनुच्छेद 19 का क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है जो प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसका निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा कर दिया जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? वैसे ये एमसीक्यू का प्रश्न था, मैंने एक वन लाइनर बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये कह रहा है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? संसद के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है वह अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है। अध्यक्ष की शपथ उसे नहीं दिलाई जाती है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन क्या बात करता है? तो यह बात करता है पंचायती राज की। पंचायती राज की। और कौन सी अनुसूची है ये? तो 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है? नगरीय स्वशासन की। और यह संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है? तो 12वीं अनुसूची में आता है। और जब ये दोनों संशोधन हुए थे उस समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान एलपीजी पॉलिसी को भी लागू किया गया। पढ़ा होगा आपने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद चालू होते हैं अनुच्छेद 52 से। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह हम राष्ट्रपति की वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह मिलता है अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो संसद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पास कर उसे अपने पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है। अब इसमें कितने बहुमत का वोट चाहिए वो हम इसकी डिटेल वीडियो में देखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 के तहत और उपराष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल अधिकार आते हैं संविधान के भाग 3 में। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक में एक महत्वपूर्ण विधेयक होता है और इसमें लोकसभा को अत्यधिक शक्ति मिली हुई होती है। राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा को अत्यधिक शक्ति मिलती है धन विधेयक के रूप में, क्योंकि अगर राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो भी यह आगे जाकर पास हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो हमने पढ़ा है कि जब हमारे मूल संविधान बन रहा था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन, और कब हुआ ये? 1978 में। उसमें इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में मान लिया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब यहाँ पर हुआ जो देश का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सभापति होगा, उसके चुनाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो पहले राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता था
और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का जो मनोनयन है उसे बंद किया गया है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और वह सभी कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, संविधान का अनुच्छेद 110, उसमें धन विधेयक की बात की जाती है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष रहे थे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? जब भी संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि धन विधेयक के ऊपर लोकसभा के पास असीमित शक्ति होती है, जबकि राज्यसभा के पास बहुत कम शक्ति होती है। पर इसे जब प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे 51 से लेकर 99 प्रश्न तक हमने देख लिए हैं। अब आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।